युवाओं ने अपनी एकजुटता से अहंकार के पहाड़ को रुई की तरह उड़ाकर यह साबित कर दिया है कि जब जनता भक्त होने की कैंचुल उतार कर फिर से सच्ची जनता बनती है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। लेकिन असली चुनौती इस जीत को टिकाऊ बनाने की है। युवाओं की आगे की राह जंतर मंतर के इस विरोध प्रदर्शन से भी कई अधिक कठिन है। उन्हें अब शिक्षा के निजीकरण, बजट में की गई भारी कटौती और NEP 2020 जैसी नीतियों के खिलाफ एक लंबी वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन सच्ची जीत तब होगी जब शिक्षा केवल मुनाफे का साधन न रहकर एक सार्वजनिक अधिकार बने और उसे सांप्रदायिक व वैज्ञानिक चेतना विरोधी सोच के चुंगल से आज़ाद कराया जा सके। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। 25 जुलाई 2026 रात के 11 बज चुके हैं। मैं मंजू के साथ जंतर मंतर पर बैठा हुआ हूँ। हमारे चारों ओर हज़ारों युवाओं की भीड़ है। यह भीड़ नारे लगा रही है, खिलखिला रही है, हंस रही है। हमारे ठीक सामने से युवाओं का एक जत्था एक बहुत बड़े केक को अपने हाथों में ऊपर की ओर उठाए तेजी के साथ मंच की तरफ बढ़ रहा है। क्या आज उनमें से किसी का जन्मदिन है जिसे मनाने के लिए वे इतने बड़े आकार का केक बनवा कर लाए हैं? ये युवा आज लोकतंत्र का जन्मदिन मना रहे हैं। वह लोकतंत्र जिसके पैदा होने की उम्मीद पिछले 11 सालों से की जा रही थी। अपनी आज की जीत में ये युवा लोकतंत्र को फिर से पैदा होते हुए देख रहे हैं। एक ऐसा लोकतंत्र जिसकी प्रसव पीड़ा इन्होंने पिछले अनेक दिनों से सही है। इनकी समझ में आज लोकतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए ये केक काट कर जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा हर युवा ऐसे चल रहा है मानो किसी के अहंकार को अपने जूते से ठोकर मार रहा हो। रात के 11 बज चुके हैं। जंतर मंतर पर बैठा मैं लोकतंत्र के बाग को हरा होता हुआ देख रहा हूँ। हिंदी सिनेमा के भदेश गानों पर नाचने वाला युवा आज लोकतंत्र की जीत पर नाच रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र और किसी लोकतांत्रिक व्यक्ति के लिए ऐसा पल उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। इसी तरह के पलों की कल्पना करके फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। फैज़ अहमद फैज़ ने उस पल की कल्पना की थी, लेकिन यहाँ तो किसी का तख्त छीन लिया गया है और किसी अहंकारी के ताज को हर नारे के साथ हवा में उछाला जा रहा है। ये युवा लोकतंत्र का जश्न मना सकें, इसके लिए इन्होंने लाठियाँ खाईं, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन की गोलियाँ झेलीं। इस जश्न के लिए इन्होंने देशद्रोही कहे जाने का अपमान सहा। जब जुल्म व सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्म व सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। शासकों का जुल्म और उनका अहंकार चाहे जितना भी भारी और पहाड़ जैसा अटूट क्यों ना दिखाई दे, वह शाश्वत नहीं होता। जब जनता में चेतना और इनकलाब की लहर उठती है तो अत्याचार का वह विशाल पहाड़ रूही के फाये की तरह हल्का होकर हवा में उड़ जाता है। जनता की ऐसी ही ताकत को फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी नज़्म में व्यक्त किया है। कोहे गिरा यानी मजबूत पहाड़। इस समय मेरी आंखों के सामने ये नौजवान किसी के पहाड़ जैसे मजबूत अहंकार को कागज़ के जहाज की तरह हवा में उड़ा रहे हैं। यह अहंकार के टूटने और लोकतांत्रिक विश्वासों के बनने का क्षण है। इस समय मैं ऐसे ही क्षण का साक्षी बन रहा हूँ। एक ऐसा क्षण जब महकूमों के पांव तले धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर बिजली कड़कड़ कड़केगी। महकूम यानी दबी कुचली और शोषित जनता। इस क्षण महकूमों के एकजुट होने और सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए एक साथ कदम बढ़ाकर चलने की आवाज़ से उनके पाँव के नीचे की ज़मीन कांप रही है। इस कंपन ने सत्ताधीशों के दिल में वैसा डर पैदा कर दिया है जो सिर के ठीक ऊपर बिजली के कड़कने से पैदा होता है। 20 जुलाई के दिन भी मैं जंतर मंतर पर था। इन दोनों दिनों में मुझे यहाँ जनता दिखाई दी। वह जनता जिससे उसका जनता होना छीन लिया गया था, वही जनता अब फिर से जनता हो रही थी। इस जनता के पास अपने मुद्दे थे, ठोस और सच्चे मुद्दे। इसीलिए हुक्मरान डरे हुए थे कि जिस जनता को अरबों रुपए खर्च करके भक्त बनाया गया था, वह कहीं फिर से जनता न बन जाए। यह बात काबिले तारीफ़ है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि इस काम के लिए मुझे हीरो मत बनाइए, क्योंकि यह देश एक व्यक्ति को हीरो बनाने की सज़ा भुगत रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को सावधान किया था कि लोकतंत्र में भक्ति बर्बादी की तरफ बढ़ने का रास्ता है।
फिलहाल के लिए ही सही, लेकिन वहाँ जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा लग रहा था कि लोगों को भक्त बनने के बुरे प्रभावों के बारे में कुछ तो पता चल गया है। जनता को फिर से जनता बनते देखकर सत्ताधीशों को कितनी तकलीफ हुई होगी, इस बात को बीबीसी का यह कार्टून बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है। इनको घुटन हो रही है, इनको इस बात से घुटन हो रही है कि नौजवान अपने मुद्दों की बात क्यों कर रहे हैं। इनको तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि नौजवान हिंदू मुसलमान के कृत्रिम मुद्दों की गिरफ्त से बाहर कैसे निकल गए हैं। इनको तकलीफ़ है कि इनके उठाए हुए लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, यूपीएससी जिहाद जैसे फेक नैरेटिव काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के नेताओं के लिए धूमिल ने लिखा था, खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफ़रत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी सलेट से काट सकता है। उसने छोटे बच्चों तक को नफ़रत का वह पाठ पढ़ा दिया, ऐसा पाठ कि वे अपनी पढ़ाई का उपयोग अपने और अपने करीबी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने में कर रहे हैं। यहाँ जंतर मंतर पर युवा नफ़रत की पाठशाला और उसके प्रिंसिपल की सिखाई बातों को नकारते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि उसने युवाओं को फ्रेंड्स कहा है, तो युवाओं, ऐसा तो नहीं है कि उसकी आंखों में दिखने वाला भाईचारा आपके चेहरे की हरियाली को चाट जाने के लिए हो, लेकिन इस पर तो आपको ही सोचना है। जिस वक्त आपको दोस्त कहा जा रहा है, ठीक उसी वक्त उसके मस्तिष्क में एक भेड़ की तस्वीर उभरती है जो कि आप हैं, और दोस्त बोलने वाले को भेड़ की पीठ पर उगी हुई ऊन दिख रही है जिससे वह अपनी ठंड को दूर भगाएगा। इसलिए नो फ्रेंडशिप विद दोज who don't know what a friendship is all about। जिस वक्त वो आपको दोस्त कह रहा है, उस वक्त मैं उसके मुंह में भर आई लार को देख पा रहा हूँ। उसे अब भी भरोसा है कि भेड़ों की पीठ पर उगी हुई ऊन को वो अब भी पा सकता है। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे चलकर युवाओं को और क्या करना चाहिए। कल जंतर मंतर पर बैठे हुए मैं यह भी सोच रहा था कि युवाओं के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तात्कालिक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इनके सामने शिक्षा के ज़्यादा गंभीर मुद्दे जस के तस खड़े हैं। उनमें से सबसे बड़ा और व्यापक मुद्दा शिक्षा को प्राइवेट हाथों में सौंपने का है। अब हायर एजुकेशन तो छोड़िए, प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन का बहुत तेज़ी के साथ निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण का सबसे बुरा असर गरीब तबके पर पड़ रहा है, उनमें से भी लड़कियों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि आज भी अधिकांश परिवार लड़कियों की शिक्षा पर खर्च नहीं करते। इसलिए भारत की आधी आबादी की शिक्षा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी खर्च को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए युवाओं को सरकारों पर दबाव बढ़ाना होगा। तो साथियों, आपको खोजना होगा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा के बजट में 44% की कटौती क्यों की है। 2014 में शिक्षा का बजट केंद्र सरकार की जीडीपी का 0.66% था, जिसे 2024 में घटाकर महज 0.37 कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि 2014 की तुलना में 2024 में जीडीपी के संदर्भ में शिक्षा के बजट में 44% की कटौती की गई है। आपको यह भी जानना होगा कि केंद्र सरकार ने अपने कुल बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी को क्यों 46% कम किया है। 2014-15 में शिक्षा को केंद्र सरकार के कुल बजट का 4.6% मिला था, जिसे 24-25 में काफ़ी कम करके मात्र 2.5 कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 2014 से 2024 के 10 सालों में सरकार ने कुल बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी को 46% कम कर दिया है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जानकर आप अपनी लड़ाई को और भी व्यापक और जनपक्षीय बना सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की नीतियों के कारण भी शिक्षा के निजीकरण को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए युवाओं के सामने यह एक ज़रूरी काम है कि वे इस नीति को आलोचनात्मक नज़रिए से समझें। यह समझें कि इस नीति ने भारत का कितना और किस किस रूप में नुकसान किया है। यही वो नीति है जो आपको वो नहीं होने देना चाहती जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान आप हो गए थे। आप आपस में एक दूसरे के साथी हो गए, और साथी होते हुए आपने किसी से उसका धर्म नहीं पूछा, बस आप साथी हो गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं चाहती कि आप साथी बने, साथी बनाएं। यह नीति बंटवारे की नीति है,
कैसे है, यही तो आपके लिए एक ज़रूरी काम है जो अभी आपको करना बाकी है। यहाँ जंतर मंतर पर अनेक लोगों के हाथ में ऐसे प्ले कार्ड हैं जिन पर लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग किया जाए। यह सही है कि यह एजेंसी पैसा कमाने और उसका एक भाग सत्ताधारी दल को देने के लिए बनाई गई होगी, ताकि उस पैसे का उपयोग गैर लोकतांत्रिक हरकतों को अंजाम देने के लिए किया जा सके। लेकिन इस एजेंसी को इसलिए भी रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह देश के फेडरल ढांचे को भी सूट नहीं करती। हर राज्य की मेडिकल ज़रूरतों के अनुसार उसको अपने टेस्ट कंडक्ट करवाने की आज़ादी होनी चाहिए। एक मुद्दा और है जिसे कॉकरोच जनता पार्टी ने तो नहीं उठाया, लेकिन वहां बैठे आइसा, एसएफआई और केवाईएस जैसे विद्यार्थी संगठन उठा रहे थे। लेकिन वो मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और वो मुद्दा है शिक्षा को आरएसएस की सोच से आज़ाद करवाना। वो सोच जो अलोकतांत्रिक, दक्यानुसी, सांप्रदायिक, वैज्ञानिक चेतना विरोधी, तर्क विरोधी तथा संविधान विरोधी है। ये तमाम आरएसएस की सोच की विशेषताएं हैं। इसलिए युवाओं की आगे की राह जंतर मंतर से भी कठिन है, क्योंकि उस राह पर चलकर उन्हें शिक्षा के हर पहलू को संवैधानिक मूल्यों से ओत-प्रोत करना होगा। जंतर मंतर पर केक काटकर मनाया जाने वाला यह जश्न केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। युवाओं ने अपनी एकजुटता से अहंकार के पहाड़ को रुई की तरह उड़ाकर यह साबित कर दिया है कि जब जनता भक्त होने की कैंचुल उतारकर फिर से सच्ची जनता बनती है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। लेकिन असली चुनौती इस जीत को टिकाऊ बनाने की है। युवाओं की आगे की राह जंतर मंतर के इस विरोध प्रदर्शन से भी कई अधिक कठिन है। उन्हें अब शिक्षा के निजीकरण, बजट में की गई भारी कटौती और एनईपी 2020 जैसी नीतियों के खिलाफ एक लंबी वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन सच्ची जीत तब होगी जब शिक्षा केवल मुनाफे का साधन न रहकर एक सार्वजनिक अधिकार बने और उसे सांप्रदायिक व वैज्ञानिक चेतना विरोधी सोच के चुंगल से आज़ाद कराया जा सके। युवाओं को उस भाईचारे के पीछे छुपी सत्ता की लार को पहचानना होगा जो उन्हें नागरिक बनने के बजाय केवल भेड़ समझती है। जंतर मंतर की यह रात लोकतंत्र के पुनर्जन्म की गवाही बनी है, लेकिन इस लोकतंत्र को जीवित रखने की जिम्मेदारी अब उन युवाओं के कंधे पर है जो धर्म और नफरत के कृत्रिम मुद्दों को नकार कर एक दूसरे के साथी बन चुके हैं। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।